सो दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स आपका अभी होना है। उसी की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों का ये बैच हमने शुरू किया है। प्रैक्टिस सेट फ्रॉम मिलियन माइंड से इंग्लिश बुक, काफ़ी अच्छी डिमांड इसकी थी। सो ये हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों। सेट नंबर 1 और इसका पार्ट 1 है आज ये बच्चों। पूरा सेट शायद पहली वीडियो में ना हो पाएगा पूरा ये, तो हम लोग इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, लेकिन आप लोग इसे थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकें। मैं सौरभ जैन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर आपका स्पेशल प्रैक्टिस सेट का ही सेशन चलाया है, जिससे आप लोग अपने मार्क्स को खूब अच्छे से इंक्रीज कर सकें। सो गाइस जुड़ रहिए इसी तरह से ही और करिए तैयारी खूब अच्छे से। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी बात को हम लोग यहाँ पर अपने आज के सेट के साथ में, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए और इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम। चलिए गाइस शुरू करते हैं अपनी कहानी को यहाँ से। सेट नंबर 1 आपके सामने बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरह से है। ये आपका है पहला वोकेबलरी से ही सेशन बच्चों। यहाँ पर देखिए, आपको बच्चों बता दूं मैं, ये वोकेबलरी और ग्रामर पोर्शन जो है आपका पूरा ग्रामर पोर्शन के अंदर ही गिना जाएगा, और ये आपका पूरा जो है 55 मार्क्स का पोर्शन है। ये अच्छे खासे आपको 55 मार्क्स देकर के जाएगा बच्चों, ये जो कि बहुत बड़ी संख्या है अपना में 55 मार्क्स। तो खूब अच्छे तैयारी करें। यस, अब हमारे पास जैसे कि पहला वर्ड आपका आ रहा है ये ओबेसेंस। यस, ओबेसेंस का मतलब होता है अभिवादन करना, दंडवत प्रणाम करना किसी को, बिल्कुल साष्टांग बोलते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, प्रणाम करना। तो उसके हिसाब से गाइस, तो यहाँ पर जस्टिफिकेशन, कंडक्ट, डिफरेंस या फोरथॉट। तो गाइस यहाँ पर आपका आ जाएगा कंडक्ट। कंडक्ट मतलब बिहेवियर, आपका बर्ताव, आपका रवैया किसी के प्रति। सो यहाँ बच्चों पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा उसका जो आंसर है गाइस आपका हो जाएगा कंडक्ट। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? कंडक्ट। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन बच्चों वोकेबलरी, क्योंकि वोकेबलरी इतनी इजी एग्जाम में नहीं आएगी जितना आप लोग सोच रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं होंगे एग्जाम की, लेकिन बच्चों एग्जाम्स की लिहाज से आपको लोग तैयारी करनी होगी, तभी ज़्यादा आप सीख पाएंगे कुछ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स करियर लाइफ इज रेफर्ड टू एज लॉस्ट ईयर। इनमें से कौन सा पीरियड जो है इसका लॉस्ट ईयर के नाम से जाना जाता है विलियम शेक्सपियर का? बच्चों ये वो पीरियड था जिस समय पर इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा या अपनी एक्टिंग में व्यस्त हो चुके थे। सो कौन सा ईयर था बच्चों? सबसे पहले चीज़ तो आप ध्यान रखें कि वो जो पीरियड था वो 7 साल का था। यस, अगर आप यहाँ पे कभी कंफ्यूज हो जाएं कि ईयर कौन सा था, वो तो ईयर कहाँ से कहाँ तक था, अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाएं तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन हमारी दूर हो जाएगी कम से कम बहुत बड़ी। वो जो पीरियड था बच्चों वो 7 साल का था, और यहाँ पे 7 साल का डिफरेंस कितनों के बीच में आ रहा है जरा उसे देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। अगर बच्चों मैं बात करूँ यहाँ पर डिफरेंस की, तो यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है ये लगभग 12 ईयर्स का आ गया है, यहाँ पर 10 ईयर्स का आ गया है, यहाँ पर विद 2 ईयर्स का आ गया है, यहाँ पर आपका 7 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। ओके गाइस, तो सेकंड का आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ेंगे गाइस, यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन पर कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बच्चों आपको यहाँ पे एक करेक्ट स्पेल ढूंढना है। एनिवर्सरी का सही स्पेल यहाँ पर क्या रहेगा? गाइस एनिवर्सरी आपने कई बार लिखा होगा और देखा भी कई बार होगा, तो उसी से आप लोग लिख के देख लें। स्पेलिंग करेक्शन वाला पोर्शन कभी भी अगर एग्जाम में आएगा तो गाइस आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग स्पेलिंग को लिख के देखें और फिर अपनी स्पेलिंग को उसकी स्पेलिंग से मैच करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए गाइस, मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख रहा हूँ एनिवर्सरी की, उससे आप लोग अंदाजा लगाइएगा थोड़ा सा। एनिवर्सरी ANNI, सबसे पहले आप लिख रहे हैं ANNI एनी, उसके बाद में वर्स पूरा लिख लो, वर्स है नी, एनिवर्स और अरी, एनी का वर्सरी, तो यस एनिवर्सरी। यानी कि अगर देखा जाए हिसाब से तो गैस आपका आंसर हो जाएगा डी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। यस, तो गैस ये आपका हो जाएगा आंसर इसका डी, पूरी तरह से करेक्ट। यस, अब अगला वर्ड देखिए कितना बड़ा है। बच्चों के हिसाब से वाकई में ये मुसीबत बड़ा है, लेकिन ये जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो कोई बच्चे नहीं हैं, सभी ऑलरेडी अपने आप में एक्सपर्ट हैं। वर्ड है आपका इनएक्सटिंग्विशेबल।
वर्ड बनता है एक्सटिंग्यूश से, एक्सटिंग्यूश से बनाया उन्होंने एक्सटिंग्यूबल, यानी कि उसको एडजेक्टिव करा और उसके आगे लगा दिया उन्होंने इन, यानी कि उसको नेगेटिव किया, यानी कि जिससे आग बुझाई ना जा सके। एक्सटिंग्यूश बोलते हैं बच्चों आग बुझाने वाले को, एक्सटिंग्यूशेबल यानी कि आग बुझाई जा सके, इन एक्सटिंग्यूशेबल यानी कि जिससे आग ना बुझाई जा सके। तो पहले तो इन कर दीजिए अलग, एक्सटिंग्यूश EXTINGUISH एक्सटिंग्यूश हो गया, और फिर एबल, तो कैसे आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ का ए करेक्ट, एक्सटिंग्यूशेबल। तो कैसे यहाँ पर जिसे आग ना बुझाई जा सके उसे बोलते हैं एक्सटिंग्यूशेबल। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे अगला जो वर्ड है हमारे पास में वो क्या कह रहा है, एक्रेज, एक्सनर, एडवर्स, एक्चुअल। यहाँ पे चारों वर्ड अलग अलग दे दिए उन्होंने यहाँ पर। अब आपको इन चारों वर्ड को ही देखना होगा, क्योंकि ऊपर तो अभी तक क्या था कि एक ही वर्ड को उन्होंने घुमा करके दे रखा था। अब जैसे कि पहला वर्ड है बच्चों, पहला वर्ड है एक्रेज। बच्चों ये बना है एकड़ से, किससे बना आपका ये, एकड़ से, ACR ही एकड़ लिखा, उसको आगे AGE लगा दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। एक्रेज मतलब होता है बच्चों क्षेत्रफल, या फिर एकड़ क्षेत्रफल, या फिर एकड़ों में नापना की चीज को। अगला वर्ड है हमारा एक्शनर। तो क्या एक्शनर में EACTION तक तो ठीक है, लेकिन उसका आगे AR नहीं ER होना चाहिए था, तो ये आपका रॉन्ग हो गया है। एडवर्स की स्पेलिंग गलत है गाइस, एडवर्स में ADVER होना चाहिए था। एडवर्स का मतलब होता है गाइस विपरीत परिस्थिति, यस, हानिकर या विपरीत। तो यहाँ पर आपका एडवर्स की स्पेलिंग यहाँ पर हो चुकी है गलत। उससे अगला है गाइस हमारा एक्चुरियल, ये गाइस बना आपका ACTUA, उसके बाद में RIAL होना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा रहता। ये आपका एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव बच्चों आखिरी में AL लगाने से बनता, ना कि EL, यस। तो एक्चुरियल यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन, वो तो बीमा वगैरह होता है उसकी जो किस्त वगैरह, मतलब उसका जो आंकलन करता हो, बस कुल मिला के बात ये है। आगे बढ़ते हैं बच्चों के क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये भी वोकैबुलरी से ही है, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी स्पेल यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए गाइस, पहला वर्ड है LACCOLITH। सो गाइस यहाँ पे लैकोलिथ वर्ड दे रहा है, जबकि ये आपका गलत है, स्पेल सही नहीं है यहाँ पे, तो पहला तो रॉन्ग हो गया है। अगला है लोकोस, LACCOSE, मुझे तो ये भी नज़र आ रही है बच्चों गलत सी कुछ। लैकोस वर्ड क्या है ये। अगला है लैक्रोस और लैक्टम, ये चारों ही वर्ड कुछ अजीब से लग रहे हैं देखने में। पहला वर्ड बस मुझे कुछ सही लगा कहीं हद तक, और यही मैं इसका सही आंसर लगाऊंगा गाइस, लैकोलिथ। यहाँ पे पहला सही है बच्चों, बाकी सब गलत है यहाँ पे, यस। ये लक्षद्वीप सागर के आसपास का कुछ एरिया उसको बोलते हैं गाइस, जो मुझे पता है, बाकी कंफर्म नहीं है इसके बारे में कुछ भी। अगला बच्चों एक ही वर्ड है, उसी को ही इन्होंने घुमा फिरा करके दिया है, तो सही स्पेल क्या होगी बच्चों बताइए आपको। ये ज़्यादा इजी रहता है बावजूद उसके कि एक ही वर्ड को वो घुमा फिरा देता रहे। तो गैस यहाँ पर जो सही स्पेल होगी आपको उसे ढूंढना है। तो गैस यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मेलस्ट्रोम, तो पहला तो गलत होगा, मेलस्ट्रोम भी रॉन्ग हो गया। शायद फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा इस करेक्ट, मलस्ट्रोम, ये यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे कह रहा है कि कम आई टू स्पीक इन सीजर्स फर्नल, ही वॉज माई फ्रेंड, फेथफुल एंड जस्ट टू मी, वो मेरा दोस्त है, मेरे प्रति वफादार भी है। बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस, वो कह रहा है कि वो एक अभिलाषी व्यक्ति है। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन दिस लाइन्स फ्रॉम शेक्सपियर्स जूलियस सीजर। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। तो गाइस यहाँ पे एक ये व्यंग है एक तरह का, ये जो शेक्सपियर को लेकर के हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर शेक्सपियर के ड्रामा जूलियस सीजर को लेकर के हो रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे एक आयरनी हो जाएगा बच्चों इसका आंसर करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको बताना गाइस यहाँ पे सही ऑप्शन क्या रहेगा। यहाँ पे नेवर टू वन टू माइंस वर्ड व्हेन इट कम्स स्पीकिंग हिज माइंड। अब गाइस यहाँ अगर मैं बात करूँ ग्रामेटिकली पोर्शन की,
तो गैस 2 वर्ब एक साथ लगाई गई हैं सेंटेंस नंबर 9 में, जो कि रॉन्ग है कहीं ना कहीं। ये फॉर्मेशन ही रॉन्ग है बच्चों पूरी की पूरी। कम्स एंड स्पीकिंग, 2 वर्ब को अगर एक साथ लगाना है तो गैस यहाँ पर आपको अच्छा होगा कि साथ में आप लोग तो टू को जोड़ें। अगर 2 वर्ब कभी भी लगाने एक साथ तो आपको टू ही जोड़ना होगा साथ में, तभी आप लोग कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कम्स टू स्पीक, तो गैस आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी पूरी तरह से करेक्ट। ये आपको अंडरलाइन पार्ट रॉन्ग हो गया है फिलहाल। एज एम्प्लॉइज वी आर अकाउंटेबल फॉर द शेयर होल्डर्स, तो गैस यहाँ पे अकाउंटेबल फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बच्चों जवाबदेही होना। क्या होना होता है बच्चों? जवाबदेही किसी चीज के प्रति। तो गैस यहाँ पर ये एक फ्रेजल वर्ब का सही तरह से उपयोग नहीं किया गया है। अकाउंटेबल टू आपका होना चाहिए था प्रॉपर मीनिंग के साथ में, तो गैस यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। एज एम्प्लॉइज वी आर अकाउंटेबल टू द स्टेक होल्डर्स, तो हम लोग जो है जवाब देंगे स्टेक होल्डर्स को। तो गैस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। अभी तो फिलहाल अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज दैट डिवाइस बाय विच नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग नेचर इज क्रेडिटेड विद ह्यूमन इमोशंस, तो वो कौन सी डिवाइस है जिसमें जो है नॉन ह्यूमन को या फिर नॉन लिविंग चीज़ को जो है हम लोग ह्यूमन इमोशन के साथ में रखते हैं, बिल्कुल मतलब उसी तरह से ट्रीट करते हैं। तो गैस पैरोडी और पैथेटिक फैलेसी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी या ऑब्जेक्टिव कोरिलेशंस। सो गैस यहाँ आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या रहेगा प्रॉपर तरह से। तो गैस 11th में ये है आपका एक पैथेटिक फैलेसी। ये डिवाइसेस पढ़ते होंगे आप लोग अपने बच्चों पीजीटी एग्जाम में, तो आप लोग पढ़ेंगे इनको, हालांकि हम भी इसको पढ़ाएंगे सबको अलग से ही, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। चलिए गैस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है यहाँ पर? फाइंड द सिनोनिम्स, आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। क्या रहेगा? चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड वेव, WAIVE। गैस अभी हमने जो पहले पढ़ा था वोकैबुलरी का पोर्शन आया था, इसके अंदर करेक्ट स्पेलिंग का आया था, अभी आ गया है सिनोनिम्स आपके लिए। तो गैस वेव का जो प्रॉपर मीनिंग होता है बच्चों स्वेच्छापूर्वक, यानी कि अपनी इच्छा से अपना दावा या अधिकार छोड़ देना, यानी कि अपनी इच्छा से कुछ भी चीज़ छोड़ देना, कुल मिला के बात यह है। डिफ्यूज करना, डिसडेन करना, डिस्ट्रेस करना, डिस्कार्ड करना। तो गैस यहाँ पर जो प्रॉपर आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्कार्ड, डी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी पूरी तरह से। चूज द एग्जाम्पल सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, आपको ढूंढना है कि कौन सा सेंटेंस जो इनमें से पैसिव वॉइस में है। तो गैस बहुत ईजी है, कोई बड़ा काम नहीं है यहाँ पर। पैसिव वॉइस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक ट्रिक बताई हुई है। कभी भी अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस देखने को मिल जाएं कि कौन सा सेंटेंस में से पैसिव में है, तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है, आप उसी को फॉलो करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। एक ही ट्रिक को फॉलो करते रहेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप 50 ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको हमेशा बताया हुआ गाइस, जब भी आपको पैसिव बनाना हो तो ध्यान रखें कि बी की फैमिली का आना, बी की फैमिली का आना। अगर बी की फैमिली साथ में आ रही है गाइस तो समझिएगा कि सेंटेंस आपका पैसिव है। क्या सेंटेंस गाइस आपका? ये पैसिव है सेंटेंस। अब गाइस बी की फैमिली के अंदर कौन कौन रहता है आपका? मैंने आपको बताया कि बी की फैमिली में आपका इज, एम, आर, वोज, वर, ये 5 तो उसके नौकर ही हैं, और उसके बाद में बीन और बीइंग, 8 लोगों का परिवार है बी का। इन सभी के साथ में बच्चों थर्ड फॉर्म का आना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना क्लियर करता है कि मैं पैसिव में हूँ। अब गाइस अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो सेंटेंस में कहीं पर भी आपका बी की फैमिली नहीं है, इस पार्ट में भी कहीं बी की फैमिली नहीं है, यहाँ बी की फैमिली आपकी आई है, साथ में थर्ड फॉर्म भी आई है, बस ये सेंटेंस आपका पैसिव है। इसका मतलब इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। द पैसिव वॉइस ऑफ द कोप वॉज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड इज, तो गाइस यहाँ पर मुझे द कोप दिखाई दे रहा है, मुझे वॉज वर प्लस आईएनजी दिखाई दे रहा है। जब बच्चों आपको वॉज वर प्लस आईएनजी दिखाई दे एक्टिव सेंटेंस में, तो पैसिव बनाते समय आपको वॉज वर तो रखना ही रखना है, साथ में बीइंग ढूंढना है और थर्ड फॉर्म। तो वॉज वर भी है, बीइंग भी है, थर्ड फॉर्म भी है।
वॉज वर प्लस एन जी रेस से बाहर और यहाँ पे भी शामिल हुआ। अब ये दो ऑप्शन रेस में शामिल हैं ए और सी, लेकिन सेंटेंस स्टार्ट होगा हमारा, देखिए जहाँ से स्टार्ट हुआ है एक्टिव वहाँ से पैसिव स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो ये आपका रेस से बाहर हुआ, आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। और जो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर आपको यही करना है कि आप सेंटेंस को सिर्फ रेस से बाहर निकाल दें और आपका आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्या कह रहा है यहाँ पर, चेंज द फॉलोइंग इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड एंड लेफ्ट फॉर कोलकाता राइट अवे। उसे अपने मित्र का कॉल आया और कोलकाता के लिए वो निकल लिया तुरंत ही। तो गाइस आपको बताना है इसका प्रॉपर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या बनेगा। चलते गाइस ऑप्शन की तरफ हम लोग। रिसीविंग द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड, रिसीविंग द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड का कॉल रिसीव करने के बाद में ही लेफ्ट फॉर कोलकाता राइट अवे। वेरी गुड। ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड देयरफॉर ही लेफ्ट फॉर कोलकाता राइट अवे, जी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एज सून एज ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड ही लेफ्ट फॉर कोलकाता। तो गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इसका नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा। बच्चों नियरेस्ट मीनिंग से मतलब है कि आपको यहाँ पे इसका साइनो बताना है। साइनो यानी कि इसका बताना आपको बच्चों सेम मीनिंग। हिंदी में कहो तो गाइस इसका बताना आपको पर्यायवाची। देखिए कितने प्यारे प्यारे वर्ड आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ये वर्ड है आपका स्मटी, यानी कि एक एडजेक्टिव है गाइस यहाँ पे स्मटी। स्मटी आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अश्लील, गंदा, बेहुदा या मैला। अश्लील, गंदा, बेहुदा या मैला। तो गाइस ऑप्शन हमारे पास इनडिसेंट, अनवांटेड, फ्रॉड, इंटिमिडेट। तो यहाँ पर जो गाइस इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनडिसेंट, क्योंकि डिसेंट माना होता है सभ्य, इन लगाने पे ये नेगेटिव बन गया है असभ्य। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ही करेक्ट। अगला सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि द मीनिंग ऑफ लॉक टू योर लर्स। बच्चों ये एक आपका एक इडियम है, इडियम्स है बच्चों आपका, यानी कि इसका मीनिंग आपका हो जाएगा जो आपने अभी तक कमाया है उस पर ही निर्भर रहना, यानी कि उसका ही कमाना, उसका ही खाना, आगे के लिए मेहनत ना करना। लुक टू योर लर्स, सो गाइस बी केयरफुल नॉट टू लूज योर सुपीरियर पोजीशन टू अ राइवल। सो आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। द मीनिंग ऑफ वर्ड, ये रहा आपके सामने, फिर से दो वर्ड आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे सिर्फ मीनिंग ही पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका सिनोनिम्स ही पूछ रहा है गाइस। यहाँ पर वर्ड हमारा अटेंट, अटेंचुएट। वेरी गुड। चलिए गाइस ये आपका एक वर्ब है अटेंचुएट, जिसका मतलब होता है गाइस मूल्य घटाना किसी चीज का, या फिर दुबला पतला के लिए लगते हैं, कम करने के अर्थ में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज को कम करने के अर्थ में हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं अटेंचुएट। तो गाइस यहां पर जो इसका मीनिंग निकल रहा है, यहां पर हार्मफुल हानिकारक, अगला है इंक्रीज बढ़ाना, ग्रूसम भयानक, लेसन कम करना। तो यहां बच्चों इसका जो पूरा मीनिंग निकल जाएगा हो जाएगा डी पूरी तरह से करेक्ट। यस गाइस चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अगला जो हमारा वर्ड है वो है वोकैबुलरी से, वर्ड है हमारा डॉज, DOGGED। यहां पर हम लोग इसको पढ़ेंगे डॉज। तो यहां पर वाइज माने बुद्धि, डॉज माने होता है बच्चों जिद्दी, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत जिद्दी हो, हठी हो, अपने संकल्पों के प्रति दृढ़ हो, उसे बोलते हैं। वाइज माने बुद्धिमान, जी नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाएगा हार्ड वर्किंग, बिल्कुल हार्ड वर्किंग मतलब कठिन परिश्रमी, यानी कि अपने संकल्पों के प्रति जो दृढ़ हो। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, और टैलेंटेड मतलब जो होते हैं बच्चों पैदाइशी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजेडी डिड शेक्सपियर एक्ट एज अ पार्ट। इनमें से कौन सी ट्रेजेडी में शेक्सपियर ने रोल भी अदा किया है, मतलब बच्चों सेजन्स हिज फॉल। तो गैस ये तो खैर आपको याद ही होगा। तो गैस यहां पर इसका आंसर है डी करेक्ट। अगला बच्चों बनाना आपको नरेशन, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। ही सेड टू मनोज, सॉरी माफी चाहूंगा, ही सेड टू मनोज मे यू प्रोस्पर, ही सेड टू मनोज मे यू प्रोस्पर। तो गैस यहाँ पर इस तरह की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके निकल के बाहर, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है।
मैंने कहा बच्चों आपको सिर्फ रेस से बाहर निकालना सीखें, जैसे कि ही विश दैट, ही विश दैट, ही विश दैट, ही विश्ड मनोज टू प्रोस्पर। अब यहाँ पे गाइस जो आपका डी ऑप्शन है उसमें उसने कुछ खिलवाड़ करा है, सबसे पहले उसी को बाहर कर दीजिएगा। अब मेरे को करना है माइट, जो कि पहले में नहीं हुआ है, दूसरे में नहीं हुआ है, तीसरे में है। इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा सी ही पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। माई मदर सैड, द मदर सैड व्हाट कैन आई डू फॉर यू माई सन। द मदर सैड टू हर सन व्हाट शी कुड डू फॉर हिम। द मदर आस्क, बच्चों क्वेश्चन मार्क्स वाला है तो सेट टू को सेट टू नहीं रखेंगे, आपको आस्क बनाना होगा। आस्क हमारा 3 में है, ए आपका इससे बाहर। वेरी गुड। उसके बाद में गए हमारे पास मदर आस्क हर सन व्हाट शी डिड। द मदर आस्क हर सन व्हाट शी कुड डू। बिल्कुल गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। कैन को हम लोग कुड में कन्वर्ट किया करते हैं गाइस, तो ध्यान रखें इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। 22 का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। माई डैडी सैड, माई डैडी ऑलवेज सेज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट। बच्चों ये सेंटेंस अगर देखा जाए तो ये एक हैबिट पर है सेंटेंस आपका, ऐसा इसलिए बच्चों यहाँ पे हैबिट आ गया इसलिए हैबिट पे है। अगर यहाँ पे हैबिट नहीं आता तब भी गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड फॉर हेल्थ, ऐसे ही बोल देता तब भी, मतलब सुबह सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, तब भी आपका एक नेचुरल सेंटेंस था। तो क्या दूसरी बात यहाँ पे सेज आ गया है। जब हमारा इन्वर्टेड कोमा से पहले वाले पार्ट के अंदर सेज या विल से आ जाता है गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के टेंस को चेंज नहीं करते, ध्यान रखें। सेंटेंस हमारा इजीली आपका चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर माय डैडी ऑलवेज सेज दैट टू, तो गाइस दैट भी लगा दिया है, टू भी लगा दिया है, ये इससे बाहर हो गया आपका सेंटेंस। अगला पकड़ेंगे सेंटेंस यहाँ पे, माय डैडी ऑलवेज सेज दैट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि यही इसका आंसर होना भी चाहिए, इस पे ज़्यादा मुझे संभावनाएं नजर आ रही हैं। माई डैडी ऑलवेज एडवाइस, बिल्कुल नहीं बच्चों, चेंजेस कुछ नहीं करेंगे, वांस भी नहीं करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा बी ही पूरी तरह से करेक्ट। हु वॉज मेड पोएट लॉरेट इन 1715, यानी किसको पोएट लॉरेट बनाया गया था 1715 में। ये एक अच्छा क्वेश्चन बच्चों तैयार हो रहा है यहाँ देखा जाए तो। इस तरह के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, जो पोएट लॉरेट बनाए गए हैं उन्हीं को देकर के ईयर पूछ ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन, अच्छा दिमाग लगाया यहाँ पर पेपर बनाने वाले ने। सो हु वॉज मेड पोएट लॉरेट इन 1715, किसको बनाया गया पोएट लॉरेट, तो गैस वो बनाए गए थे निकोलस रॉ। तो गैस कुछ पोएट लॉरेट आप लोग याद रखें इंपॉर्टेंट से, हालांकि इसकी कोई लिमिट तो नहीं है लेकिन याद रखने होंगे आपको। द सुनामी विक्टिम्स सफर्ड ऑफ कोलेरा, तो गैस जो सुनामी के जो विक्टिम्स थे यानी कि जो शिकार हुए थे, अब वो हैजा से, यानी कि बच्चों कोलेरा बोलते हैं हैजा नाम की बीमारी को, उससे वो ग्रसित हैं। सो बच्चों बता दूं मैं आपको, किसी भी बीमारी के लिए यानी कि खासकर सफ़र के साथ में हम लोग हमेशा फ्रोम फिक्स प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो गैस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही पोर्शन अपना रखते हैं गाइस, अगली वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा देंगे, अभी इतना ही। सो पढ़ते रहिए, लगे रहिए लगातार आप लोग। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, लिटरेचर का पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ मिलने वाला है इन तीनों का। सो ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सो गाइस आप लोगों के लिए हमने इस बुक का प्रैक्टिस पेपर शुरू किया है, 20 सेट है इसके अंदर टीजीटी के, और इसका कल हमने सेट 1 का पार्ट 1 अपलोड किया था। पार्ट 2 में आपको कराऊंगा यहाँ पर बच्चों, 25 क्वेश्चन मैं आपको करा पाया था कल, उसमें 26वें क्वेश्चन से आज हम लोग बात शुरू करेंगे अपने दोस्तों। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय मिलते रहे। फिलहाल दोस्तों शुरू करते अपनी आज की बात। यहाँ पर क्या करना चाह रहा है बच्चों, सो दोस्तों आज हम लोग बात शुरू करेंगे अपनी क्वेश्चन नंबर 26 से। कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। इस सिंपल सेंटेंस को आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि हिज सीनियर कलीग्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून। उसके सीनियर कलीग को जो है ट्रांसफर कर दिया गया है देहरादून में। तो हिज कलीग्स हैविंग अ सीनियरिटी बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून। हिज कलीग्स हु आर सीनियर टू हिम हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून। Some of his colleagues are senior to him, therefore they have been transferred to Dehradun. Being senior, some of his colleagues have been transferred to Dehradun. तो गैस यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा प्रॉपर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका बी करेक्ट। यस गैस, सो यहाँ पर आपका है आंसर इसका बी करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है,
रिसेंटली ही हैड इंश्योर्ड फॉर अ मेडिकल पॉलिसी, तो उसने बच्चों यहाँ पर अपना आप को इंश्योर किया है कि मेडिक्लेम पॉलिसी से। सो यहाँ बताना आपको अंडरलाइन वाले पार्ट में क्या आपकी वर्ब आ सकती है। तो गैस सबसे पहले तो बता दूँ मैं आपको, सब्जेक्ट शुरू में लिखे आप लोग, रिसेंटली लगाने से सेंटेंस परफेक्ट में चला जाएगा और हैज़ ए पर थर्ड फॉर्म आपकी आनी जरूरी हो जाएगी। सो यहाँ आप लोग शुरू करें सेंटेंस उस वर्ड से, ही इंश्योर्ड रिसेंटली फॉर अ मेडिकल पॉलिसी, ये तो चलेगा नहीं काम फिर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हैड नहीं आया है। ही हैड रिसेंटली इंश्योर्ड फॉर, बिल्कुल बच्चों यहाँ पर ए आंसर लगाया 27 का, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि माई मदर वांटेड टू नो डन माई होमवर्क। यहाँ ये फिल इन द ब्लैंक जो है, इसमें आपका क्या प्रॉपर वर्ड भरने वाला है ये आपको बताना है गाइज। यहाँ पर माई मदर वांटेड टू नो डन माई होमवर्क, यस गाइज। सो देखते हैं आप बच्चों ऑप्शंस के हिसाब से हमें क्या यहाँ पे फिल करना चाहिए, क्या बेहतर रहेगा। हाउ आई हैड, दैट हाउ हैड आई, हाउ वुड आई हैव एंड हाउ हैड आई। सो गाइज यहाँ ऑप्शंस में किसी में भी दम नहीं है सिर्फ एक के अलावा। सेंटेंस में आपको तुरंत बाद इसका हाउ आ जाएगा, हाउ को तुरंत बाद अब आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगानी है। दैट हाउ कभी इकट्ठे नहीं आते हैं। हाउ लगा दिया तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद नहीं आएगी, जहाँ पर भी वही काम हुआ है, हाउ को तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई है। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ए करेक्ट। आई विश आई डैश अ बिलियनियर। अब गाइस यहाँ पे आई विश जब बात शुरू होती है आई विश से, आई विश इफ प्लस सब्जेक्ट, आई विश प्लस सब्जेक्ट, तो क्या लगाता है बच्चों साथ में इनके, वर्ब प्लस नाउन, वर्ब प्लस नाउन दोनों के साथ में, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, क्या लगाना है आपको, वर्ब प्लस। आई विश आई वर बिलियनियर, काश में अरबपति होता, बिलियनियर होता। इस तरह से आप लोग सेंटेंस को बना सकते हैं यहाँ पे करेक्ट करके। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पर क्या कह रहा है, हु अटर्ड दिस लाइन, ये लाइनें किसने की हैं, वी दैट आर ट्रू लवर्स रन इनटू स्ट्रेंज कैपर्स। तो आपको बताना है कि लाइनें किसने कही हैं दोस्तों, आपने पढ़ा हो जरूर, टच स्टोन से ली गई हैं बच्चों यहाँ पे। तो हु अटर्ड, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। वाई डिड दे विदड्रॉ फ्रॉम द पार्टी, वाई डिड दे विदड्रू फ्रॉम द पार्टी, वाई डू दे विदड्रू फ्रॉम द पार्टी, वाई डज दे विदड्रू फ्रॉम द पार्टी। गाइस यहाँ पे देखिए बहुत टुच्ची सी बात करी है यहाँ पे, जब दे आ गया है यहाँ पर, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है नाउन में, प्रोनाउन के अंदर, तो यहाँ पे गाइस दे के साथ में कम से कम डज नहीं आएगा, इसे बाहर निकाल दीजिएगा। दूसरी बात, डू डज डिड, इन तीनों के साथ ही हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, क्या करती है, फर्स्ट फॉर्म। या डू के साथ उसने सेकंड फॉर्म लगाई है, रेस से बाहर, या डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगाई है, रेस से बाहर, ये पहले रेस से बाहर हो चुका है, 3 रेस से बाहर हो चुके हैं, क्या बचा आपका ए, यानी कि ए ही आपका होगा आंसर भी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट ग्रामेटिकली, अनलेस यू विल स्टडी रेगुलरली यू विल नॉट पास। पहली बात तो बच्चों ये कि डबल मॉडल वर्ब एक सेंटेंस में नहीं आ सकती है, ये रेस से बाहर हुआ। अनलेस वाले पार्ट में कभी भी नोट नहीं आ सकता है, ये रेस से बाहर हुआ। अनलेस यू स्टडीज रेगुलरली यू विल नॉट पास, अनलेस यू स्टडीड रेगुलरली यू वुड नॉट पास। ये दोनों में से आपको बताना है कि कौन सेंटेंस आपका होगा करेक्ट। तो यहाँ पर गैस सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि सेंटेंस का फॉर्मेशन चेक करें एक बार। अनलेस यू स्टडीज, गैस यू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई एस नहीं आया करता। अब बच्चों ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, बचा आपका डी, तो आपका आंसर भी होगा बच्चों यहाँ पर डी ही करेक्ट। 32 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी करेक्ट। अनलेस यू स्टडीज रेगुलरली, जब तक आप पढ़ाई रेगुलरली नहीं करेंगे तो आप पास नहीं हो सकते हैं, नहीं होगे। तो गैस आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, द पोएट एंड द एसे इज डेड। बच्चों एसे नहीं, एसेइस्ट यानी कि लिखने वाला, उसको यहाँ पर एसे ऐसे हो जाएगा जो रिटर्न वर्क होता है। तो यहाँ पे आपका 33 में ए होने से रहा। द पोएट एंड नॉवेलिस्ट इज डेड, जब दो नाउन हमारे एंड से जुड़े हों, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों
और मुझसे पहले वाले से पहले केवल आर्टिकल हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब आ रही है, ये ठीक है, इसका मतलब ये ठीक हुआ। द पोएट एंड नोवेलिस्ट दोनों नेट्स जुड़े हैं, आर्टिकल पहले वाले से पहले ही है तो आर नहीं यहाँ पे इज होना चाहिए था, यानी कि रॉन्ग हो गया ये। द नोवेलिस्ट विद द पोएट, अब यहाँ पे नोवेलिस्ट के हिसाब से इज आना चाहिए था, अब ये गलत हो गया आपका मामला, तो ये भी रॉन्ग हो गया, आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमा करेक्टर, तो गैस शेक्सपियर के वुमा करेक्टर के अंदर किसको फोर्थ विच माना जाता है गैस यहाँ पर, तो यहाँ पर चलते लेकर बच्चों आपको यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे पास में डेस्डिमोना, गर्टरूड, लेडी मैकबेथ और कॉर्डेलिया। सो गैस ये हमने पढ़ा है खूब अच्छे से, आपने भी पढ़ा होगा। लेडी मैकबेथ को, मैकबेथ ही का ड्रामा है ये, उसमें लेडी मैकबेथ को कहा गया फोर्थ विच, तो ये आपका आंसर होगा करेक्ट यहाँ पर सी। सीइंग इज बिलीविंग इज द अबव सेंटेंस, सीइंग इज, सीइंग क्या है यहाँ पे, सीइंग आपका यहाँ पे जीरेंड है। गैस ध्यान देना, कभी भी सेंटेंस के शुरू में ही अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए और उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही हो तो वो दी गई वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आपके हमेशा जीरेंड कहलाती है। क्या कहलाती है, जीरेंड। एक और बड़ी पैरेटिक बता रहा हूँ बच्चों आपको मैं, जब भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अकेली खड़ी हो, यानी कि उससे पहले आपकी कोई भी, उससे पहले जस्ट पहले, बहुत ज़्यादा पहले नहीं, बिल्कुल जस्ट पहले आपका इज, एम, आर, वोज, वर और बी, बीन, बींग, बी, बीन, ये 8 जने में से कोई भी एक ना हो तो समझो वो वर्ब नहीं है इससे में, वो इससे में आपकी जीरेंड है। अब यहाँ पे ये जीरेंड है क्योंकि इससे पहले इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीन, बींग नहीं है, तो ये आपका जीरेंड हो गया। क्या हो गया आपका ये जीरेंड, बी आंसर हो जाएगा। शी ईट्स एक्सीडिंगली स्मॉल क्वांटिटी, एक्सीडिंगली यहाँ पर क्या है बच्चों, सो गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ड है आपका, वर्ड है हमारा एक्सीड, क्या है वर्ड हमारा एक्सीड, तो मेन वर्ब है। एक्सीड से बना है एक्सटिंग, एक्सीडिंग, और उसके बाद बनाया उन्होंने एक्सिंगली, तो गैस ये आपका जो यहाँ पे काम कर रहा है सब्जेक्ट का नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट का नहीं कर रहा है, आपका काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, लाइक एज ए एडजेक्टिव कह सकते हैं इसको आप लोग। हु इज रिगार्डेड एज द वर्चुअल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश नोवेल, किसको हम लोग वर्चुअल फाउंडर मानते हैं ब्रिटिश नोवेल का, तो गैस जो वर्चुअल फाउंडर है ब्रिटिश नोवेल के वह है आपके डैनियल डिफॉय। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अ प्ले विच इज यूजुअली रिटन टू बी रेड रेदर देन एक्टेड और परफॉर्म्ड इज कॉल्ड, एक ऐसा प्ले जिसको सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा गया है, एक्टेड और परफॉर्म के लिए नहीं लिखा गया है, कॉमिक प्ले, मेलोड्रामा, क्लोजेट या इंटरल्यूड, तो गैस ऐसे प्ले को हम लोग बोलते हैं क्लोजेट ड्रामा। वन हु ईट्स एवरीथिंग इज कॉल्ड, जो सब कुछ खा ले, देखिए जो केवल हरी घास खाता है उसको बोलते हैं हर्बीवोरस, हरी घास मतलब शाकाहारी, मतलब हम लोग। उसके बाद वो जो मांस खाता है उसे बोलते हैं कार्निवोरियस, जो दोनों खा लेता है उसे बोलते हैं ओमनिवोरियस। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गाइस डी। अ स्पीच डिलीवर विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड, यानी कि बिना किसी तैयारी के दी गई स्पीच, तो गाइस उसको बोलते हैं आपकी एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं उसको, मैडम का लगता है प्रथम भाषण, यानी कि पहली बार दी गई स्पीच, बस उसे बोलते हैं प्रथम भाषण 40। अगर वही कह रहा होता है यहाँ पे कि स्पीच डिलीवर फर्स्ट टाइम इन द लाइफ, तो गैस वो आपका होता है मेडन, क्या होता है आपका वो मेडन। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है वो बिना किसी तैयारी के दी गई, तो बिना किसी तैयारी के दी गई है तो वो आपकी कहलाएगी एक्सटेम्पोर। एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्ग्यूज इज कॉल्ड, एक मतलब एक ऐसा नेम जो कि इमेजिनरी नेम है, ऑथर ने अपना आप एज्यूम किया, उसको बोलते हैं स्यूटेनियम, यानी कि झूठा नाम, नकली नेम। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। कह रहा है कि अ पॉज इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स नेसेसरी फॉर द नेचुरल रिदम ऑफ द लैंग्वेज इज नोन, तो जो पॉज लगाते हैं लाइन के बीच में जिससे कि नेचुरल रिदम आ जाए लैंग्वेज का, उसे क्या कहते हैं गाइस यहाँ पर, एन एक्रोस्टिक, एन एल्यूजन, एन एजोनेंस या फिर कॉजरा। तो गाइस अब पढ़ेंगे इसको टर्म्स में, तो कॉजरा को बोलते हैं कॉज, पॉज कॉज, इससे रख लिया आप इसको,
स्पॉन्डियक फूड कंटेन्स 2 डैश, तो इसमें कितने 2 होते हैं, कंटेन्स 2 स्ट्रेस सिलेबस, अनस्ट्रेस सिलेबस, तो गैस इसके अंदर होते हैं 2 स्ट्रेस सिलेबस। आगे बढ़ते हैं गैस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, 50 तक मैं इसमें आपका कवर करूँगा, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज द करेक्टर एल्बो अपीयर, तो गैस इनमें से कौन से प्ले में एल्बो अपीयर हुआ था। 44 क्वेश्चन है गैस। तो यहाँ पर लो जी, पहला ही मिल गया बच्चों, मेजर फॉर मेजर में, मेजर फॉर मेजर में। आगे बढ़ते हैं गैस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लव इज द डेविल, देयर इज नो इविल एंगल बट लव, दीज वर्ड अकर इन, ये वर्ड्स किस में आए हैं, शामिल हुए हैं, तो मेजर फॉर मेजर में ही। चेंज द नरेशन, बी क्वाइट आई सेड टू देम, आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट, आई आस्क्ड देम, आज तो खैर हम सब नहीं आएगा यहाँ पे 46 में, टोल्ड के साथ टू का भी नहीं आया करता है, ऑर्डर भी नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे, तो अब बच्चों मजबूरी आपकी, क्या आप आंसर लगाएंगे यहाँ पर, ए। द मदर सेज टू द चाइल्ड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो कैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है। द मदर सेज का हो जाएगा टेल्स, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है। द चाइल्ड दैट द सन रोज, रोज नहीं होगा, राइजेस ही रहेगा, तो आपका आंसर हो गया बच्चों यहाँ पे सी करेक्ट। मिसिस मेलप्रॉप, एन इमोर्टल कैरेक्टर नोटेड फॉर हर एप्टीट्यूड फॉर misapplying long words, appears in Sheridan's dash, A Trip to Scarborough, Pizarro, The School for Scandal, The Rivals, तो गैस 48 का आंसर आपको हो जाएगा डी, द राइवल्स करेक्ट। Which poem of Wordsworth do these lines appear in? There is a comfort in the strength of love, तो कौन सी पोएम जो है इसमें अपीयर है, सो द प्रिल्यूड, लिरिकल बैलेड्स, माइकल, द एक्सकर्सन, तो गैस वो है आपकी माइकल। वर्ड्सवर्थ इमोर्टलिटी ओड एंड इरेगुलर पिंडारिक ओड, स्ट्रेंजर कंटेंस, इसके अंदर कितने लाइन के स्ट्रेंजर्स होते हैं गैस यहाँ पर, तो गैस वो रहेगा आपका 11। तो फिलहाल मैं अपनी बात को यहीं स्टॉप करूँगा, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊँगा, क्योंकि आप लोगों को याद रखना है इनको, मुझे भी। ओके गैस, जिससे कि मुझे बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहेंगे। अभी जब व्यूवर्स और ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, तो मैं लाइव क्लास लेकर के आऊँगा आपके लिए बहुत जल्दी गैस। 1000 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं, 1K, और ये आप लोगों का प्यार है गैस। अभी चैनल बनाया हम लोगों ने, ये मतलब चैनल पहले का था और अगस्त अभी करना शुरू करा है, तो 1K होने वाले हैं। इसके बाद मैं लाइव क्लासेस आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो फिलहाल गैस अभी चलते हैं, लेते हैं विदा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सो गाइस, TGT इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 1 पार्ट 3 आपके सामने आज मौजूद है। TGT PGT के एग्ज़ाम्स आपके होने हैं अभी जनवरी फरवरी में, सुनने में आ रहा है, हालांकि कभी भी हो जाए, लेकिन आप लोग अपनी तैयारियां पूरी रखें। आज ये सेट नंबर 1 का पार्ट 3 है बच्चों। अभी तक मैं इसके पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज पार्ट 3 में हम लोग 51 से आगे क्वेश्चन करेंगे। कितने होंगे ये तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग 51 से आगे क्वेश्चन की तरफ से बढ़ेंगे। ओके गाइस, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को दोस्तों, बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, बच्चों पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि विच वे आई फ्लाई इज हेल माई सेल्फ एम हेल एंड इन द लोवेस्ट डीप अ लोअर डीप, हु स्पीक दिस लाइन इन पैराडाइज लॉस्ट। गाइस आपको पता है पैराडाइज लॉस्ट में लाइनें जो हैं सैटर्न के द्वारा ये बोली गई हैं, तो गाइस यहाँ पर इसका आंसर हो जाए 51 का बी, पूरी तरह से करेक्ट। 52 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ मिल्टन वॉज अ पुरितन ही वॉज ऑल्सो मोर देन अ पुरितन, द स्टेटमेंट इज ऑफ, तो किसके स्टेटमेंट है गाइस, किसने कहा है मिल्टन के बारे में ये लाइनें, तो गाइस हचिंसन के शब्द हैं जॉन मिल्टन के बारे में। तो बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही याद रहेगी, इनको आप लोग जनरली किसी तरह से नहीं याद रख सकते हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं आपके क्वेश्चन, तो इनको याद रखते रहे आप लोग बार बार। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि ये पूरा बुक आपको सोल्यूशन मिल जाए। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास प्रैक्टिस की, वो भी मैं जल्दी ही कराऊंगा, तो बस आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है बच्चों। वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, जो मनुष्य जाति से यानी कि मानव जाति से
नफरत करता हो गाइस। ईगोइस्ट बोलते हैं मतलब अपने काम, मतलब अपना में स्वार्थी कह लीजिए एक तरह से। ईगोटिस्ट मतलब जो सिर्फ अपनी ही बात करता हो। ईगोटिस्ट मतलब जो अपनी ही बात करता हो बस, जो या फिर इसी को बोलते हैं जो अपने में ही खोया रहता हो। इंट्रोवर्ट मतलब बिल्कुल शर्माया शर्माया से रहने वाला कोई व्यक्ति। और मिज़ेंथ्रोप, बच्चों बता दूं मैं आपको, इंग्लिश के अंदर जब भी कभी ANTHRO एंथ्रो या फिर ANDRO एंड्रो आ जाए, बच्चों बात हो रही है यहाँ पर। एंड्रो मतलब मैन की यानी कि आदमी की, और एंथ्रो मतलब पूरे मानव जाति की यानी कि ह्यूमन की। यस, तो उसके बाद बच्चों यहाँ पे जब भी कहीं भी किसी वर्ड का आगे मिस लग जाए MIS, तो समझ जाना बात हो रही है नफरत करने की। किसकी बात हो रही है? मिज़ेंथ्रोप मतलब मानव जाति से नफरत करने वाला, मानव जाति से नफरत करने वाला। तो इसका आंसर भी आपको हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइस, सो बड़ा प्यारा एग्जांपल्स आपको दिया गया है यहाँ पर, उसको पढ़िएगा जरूर ध्यान से। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपका फिर से आ गया है वोकेबलरी पोर्शन। वोकेबलरी पोर्शन आपको अच्छे खासा दुखी कर सकता है आपके एग्जाम में, और ये एक दिन का काम नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आपको कंटिन्यूटी के साथ में मेहनत करनी होगी, तभी आप लोग वोकेबलरी कर पाएंगे। अब जैसे कि आज का वर्ड हमारे पास आ गया यहाँ पर प्रोबिटी। बच्चों प्रोबिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा, यानी कि सत्यवान जिसको बोल दीजिएगा, सच्चापन को बोल दीजिए, किसी को ईमानदारी बोल दीजिएगा उसकी, तो कैसे बोलते हैं प्रोबिटी। तो कैसे यहाँ पर बताना आपको सिनोनिम्स, क्योंकि ये तो कहा ही नहीं कि एंटोनिम सिनोनिम्स, तो हम लोग सिनोनिम्स ही इसका फाइंड करेंगे। तो ऑनेस्टी इसका आंसर हो जाना चाहिए पूरा, क्योंकि ईमानदारी ही नजर आ रही है मुझे। नियरनेस मतलब नज़दीक, डेफिनेट प्रूफ और इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल के लिए लगता है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा बच्चों पूरी तरह से करेक्ट। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस और नियर बाय वर्ड्स यूजुअली अप्लाइड टू। सो गाइस एलिट्रेशन का मतलब है कि शब्दों का रिपीटेशन यूजुअली अप्लाइड टू कॉन्सोनेंट्स ओनली। किस पे करता है बच्चों अप्लाई? आपका सिर्फ कॉन्सोनेंट पे। यस, चलिए जी बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी बात को लेकर के। यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पे, द टर्म्स of the contract are not disagreeable to me. The above sentence contains an examples of। तो ये किसका एग्जाम्पल है इनमें से? न्यूमेरिसियो या फिर लिटोट्स, एनाफोरा या मेटोनाइमी। सगेस ये जो एग्जाम्पल आपका है वो है लिटोट्स का, तो यहाँ पर लगा दीजिएगा आंसर इसका। चलते हैं गैस अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है यहाँ पे, और गैस मैं इसका पूरा का पूरा सेट का फोटो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा PDF की फॉर्म में, लेकिन अभी पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व होने के बाद। यस, चलिए इसका आगे का फोटो देखता हूँ कहाँ है इसका भी। सो गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ सेड द क्लाउड्स दैट गैदर डाउन द सेटिंग सन टू टेक अ सोबर कलरिंग फ्रॉम एन आई। इमोर्टलिटी ओड, टिंटन अवे, द रेनबो, या फिर माइकल। सो गाइस ये जो लाइनें ली गई हैं आपकी, ये ली गई हैं इमोर्टलिटी ओड से, और इन्हीं में ही विलियम वर्ड्सवर्थ ने लाइनें लिखी हैं। विच इज़ नॉट वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोज ड्रामा। इनमें से कौन सा प्रोज ड्रामा का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है गाइस? तो गाइस वो है आपका प्लॉट। इंटीरियर मोनोलॉग इज मोस्ट प्रोमिनेंटली कनेक्टेड विद। इंटीरियर मोनोलॉग जो है सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होता है विद स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियस टेक्निक्स। द सक्सेसिव सिलेबल विद अप्रोक्सीमेटली इक्वल लाइट स्ट्रेस कॉन्स्टिट्यूट स्पॉन्डी, फायरिक, ट्रोशिक, या फिर डक्टाइलिक। सो गैस ये आपका रहेगा फायरिक, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा करेक्ट। इजाबेल एंड ल्यूक आर द करेक्टर इन वर्ड्सवर्थ पोएम। गैस ये दो करेक्टर्स आपके वर्ड्सवर्थ के किस पोएम में पाए जाते हैं? तो गैस ये पाए जाते हैं आपके माइकल में। यस, कोल्ड वर्ड्सवर्थ देगा द इगोटिस्टिकल सबलाइम। तो किसने वर्ड्सवर्थ को इगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है? तो गैस आपको पता ही है, बहुत अच्छे से आपको पता है, जॉन कीट्स के ये शब्द से उन्होंने ही कहा इनको। द फॉल ऑफ सदन एज डिपिक्टेड इन बुक फर्स्ट पैराडाइज लॉस्ट लास्टेड फॉर
डैश डेज, 9 डेज, 6 डेज, 7 डेज, 5 डेज। तो गैस इसका जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा वो आपका जाएगा 9 डेज। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लोस्ट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ, जो ओपनिंग लाइन्स हैं पैराडाइज लोस्ट की वो एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका गैस, मिल्टोनिक इन्वर्जन का। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। What do you call a language that appears smooth, pleasant and musical to the ear? तो ऐसी लैंग्वेज को क्या कहा जाता है जो स्मूथ भी हो, प्लीजेंट हो और कानों को खुशनुमा लगे, म्यूजिकल लगे। ये फोनी, कैकोफोनी। गैस कैकोफोनी तो कर्कश आवाज को बोलते हैं, मेलोडी या हारमोनी। तो गैस ऐसी आवाज को बोलते हैं गैस ये फोनी, यानी कि कानों को अच्छी लगने वाली आवाज, मधुर आवाज बोल सकते हैं। A satire is a literary device that use laughter as a weapon, work as a corrective of human voice and folly, ridicule the feeling than the individual, all of the above. So guys, सटायर के अंदर ये सभी क्वालिटियाँ पाई जाती हैं आपकी, तो मैं इसको कहूँगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 66 का आंसर आपको हो जाएगा डी, यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। पन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन साउंड बट डाइवर्स इन मीनिंग, बट डाइवर्स इन साउंड। बोथ नहीं बच्चों, ये आपका हो जाएगा इन साउंड बट डाइवर्स इन मीनिंग। मीनिंग में अंतर रहता है, लेकिन जैसे कि बच्चों शब्दों का साउंड सेम रहेगा लेकिन मीनिंग अलग रहेगा उनका, सुनने में ऐसा लगेगा दोनों सेम। चलिए गाइस, यहाँ पर एन अनइंटेलिजिबल स्पीच, मीनिंगलेस साउंड, इनआर्टिकुलेट चैप्टर इज नोन एज गिब्रिश, रीजन, एसोट्रिक या फिर एम्पाथी। तो किस इसको बोलते हैं गाइस हमारे यहाँ पर गिब्रिश। फॉलोइंग रिदम इज मार्क्ड बाय the accented syllable preceding the unaccented, the unaccented syllables, the unaccented syllables preceding, the accented syllables follows the accented। तो गैस आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका आंसर प्रॉपर रहेगा। तो गैस द accented syllable preceding the unaccented, तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा ए ही पूरी तरह से करेक्ट। whose rhyme फॉर्म्स आर ट्रांजिशंस इन इंग्लिश लिटरेचर, तो किसके राइन में जो है ट्रांजिशंस हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में, विलियम तृतीय, जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स द्वितीय, फिर ओलिवर क्रोमवेल। तो गैस ये तो इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, विलियम थर्ड के शासनकाल में ऐसा हुआ है गैस। तो खूब अच्छे से इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये आपका पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ तो गैस इसकी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी के लिहाज से भी। तो गैस अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु सेड मिल्टन वॉज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स। तो गैस किसके शब्द हैं आपके, टी.एस. एलियट के, कैम्पटन विकेट के। हालांकि गैस आपको पता ही है जॉन बैली के शब्द हैं, अभी ऑप्शन में नहीं आया है, अगले पेज पर शायद ऑप्शन में आ जाएगा। चलते गैस हम लोग अगले पेज की तरफ यहाँ से जी। तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट। अब गैस अगला जो वर्ड है वो हमारा वोकैबुलरी से है, आपको बताना है कि इसकी प्रॉपर मीनिंग क्या रहेगा। वर्ड है हमारा अर्केन, ARCANE। तो गैस अर्केन का मतलब होता है गुप्त, रहस्य में, गुप्त या फिर रहस्य में, ये आपका एक एडजेक्टिव है। सो मिस्टीरियस, एंशिएंट, अनइंटेलिजिबल, सीक्रेट। गाइस हमें जो बताना है एंटोनियम्स। क्या बताना है दोस्तों हमें, इसका एंटो क्या होगा, यानी कि इसका अपोजिट वर्ड बताना है अर्केन का। तो गुप्त और रहस्यमय का जो अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा, मीनिंग को देखते हुए चलते हैं। पहला है मिस्टीरियस, रहस्यमय, एंशिएंट, प्राचीन, अनइंटेलिजिबल, ये तो खैर होने से रहा, और सीक्रेट मतलब छुपा हुआ। सो गैस इंटोनिम्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसका इंटोनिम्स नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि मिस्टीरियस माने रहस्यमय, एंशिएंट यानी कि प्राचीन, आपको पता ही है गैस। सीक्रेट भी आपका, सीक्रेट मतलब किसी को सीक्रेट रखना, छुपा कर रखना किसी को किसी चीज़ से। तो यहाँ पर कोई भी इसका शब्द नहीं क्लियर हो रहा है यहाँ पे देखा जाए तो। और अगर इसकी बात करें तो ये आपका अस्पष्ट,
तो एंटोनिम्स इसका सही तरह से नहीं लगाया जा सकता है, इनमें से कोई सा भी। सिनोनिम्स बोलता तो ये सारे सिनोनिम्स इसके, मिस्टीरियस भी रहस्य में, सीक्रेट भी माने गुप्त। हालांकि गैस अगर मैं थोड़ा सा समय लेकर के बुक की तरफ चलता हूँ तो गैस आंसर इसका सिर्फ ये दिया हुआ है यहाँ पर बी डी, लेकिन मैं बुक को यहाँ पे नकारता हुआ आगे बढ़ूंगा गैस। यहाँ पे अभी मैं इसको कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गैस। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे, अगला जो क्वेश्चन है गैस वो आपका एंटोनिम्स पे ही वर्ड है आपका प्रोडिगल। तो गैस प्रोडिगल एक बड़ा प्यारा वर्ड, आपने कई बार सुना होगा। प्रोडिगल बोलते हैं गैस फिजूल खर्ची को, जो बहुत अधिक खर्चीला हो, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति कोई। डेवलपिंग, वंडरफुल, डिसअपियरिंग और इकोनॉमिकल। तो गैस हो जाएगा आपका इसका इकोनॉमिकल, यानी कि बहुत अधिक कंजूसी के साथ में खर्च करने वाला। कंजूसी नहीं कहेंगे गैस इसको, तो तरीके से खर्च करने वाला। कुछ लोग बस उड़ा रहे हैं, कुछ लोग तरीके से पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिकल। चलिए जी, अगला जो वर्ड है गैस आपका वो है मोनग्रेल, MONGREL। देखिए कितने प्यारे प्यारे वर्ड। मतलब दोस्तों मैं यहाँ पर अब तक, इससे पहले मेरा एक और चैनल है बच्चों, तो इस पर मैं SSC की तैयारी कराता हूँ, तो नॉर्मली इस तरह के वर्ड्स मैंने कभी SSC में नहीं देखे हैं। ये बड़े प्यारे वर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं बच्चों। मोनग्रेल का मतलब बच्चों दोगला कुत्ता, यानी कैसा कुत्ता बच्चों? दोगुला, यानी कि जिसके अंदर दोगला वाला भाव हो, इधर की इधर, उधर की इधर करने वाला हो, इस तरह का कुत्ता कोई। तो गैस आपको यहाँ बताना है इसका आंसर। तो गैस ऑप्शन में हमारे पास बहुत सारे हैं, अब बताना है हमें इसका एंटोनिम्स, ये भी ध्यान रखना बच्चों। तो गैस यहाँ पर पहला वर्ड है प्योर ब्रेड, प्योर ब्रीड, ब्रीड का ही सेकंड फॉर्म है ब्रेड। तो यहाँ पे गैस विशुद्ध प्रजनित, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे। अगला है बच्चों कंपोजिट, आपको तो ध्यान रखना है कि अपोजिट बताना है। कंपोजिट मतलब बच्चों मिलावट वाला कोई चीज़। फैमिलियर मतलब मिलता जुलता। इग्नोरेंट मतलब ध्यान न देना। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा इस ए पूरी तरह से करेक्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर पंक्चुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। हिस्ट्री इट हैज बीन सेड इज द एसेंस ऑफ इननमरेबल बायोग्राफीज। इसमें पंक्चुएशन लगानी है। सो गैस पंक्चुएशन लगाने के बाद में कौन सा इसका आंसर प्रॉपर हो जाएगा ये देखना है पर ध्यान से। हिस्ट्री इट हैज़ बीन सेड इज द एसेंस ऑफ इननमरेबल बायोग्राफीज। नहीं, देखिए यहाँ पे हिस्ट्री और इट, ये दो सब्जेक्ट एक साथ आ रहे हैं, तो इनके लिए हमें कोमे का इस्तेमाल करना होगा। हिस्ट्री कोमा इट हैज़ बीन सेड कोमा इज द एजेंस ऑफ इननमरेबल बायोग्राफीज। तो गैस ये इसका आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि आगे इन्होंने ये लगाया हुआ, यहाँ हाइफन तो आएगा नहीं। The foot has rising rhythm when the unaccented follows the accented syllables. When the accented syllable follows the unaccented. When the accented syllable follows another accented syllable. When the unaccented syllables follow another unaccented syllable. तो गैस आपको बताना है कि यहाँ पे इसका प्रॉपर आंसर क्या रहेगा। तो when the accented syllable follows the unaccented, तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट। शी वॉज डेस्टिट्यूट डैश शेम। तो गैस डेस्टिट्यूट मतलब होता है गैस एक तरह से बहुत गरीब, कह लीजिए इसको, दीन, जिस पे कोई सहारा ना हो, बेसहारा बोल दीजिए इसको आप लोग, बिना किसी आश्रित का। तो गैस यहाँ आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है प्रॉपर। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा ऑफ ए। ओनली प्रीपोजिशन हमें यहाँ पे फिल करनी थी, अगला भी प्रीपोजिशन सही है। मिस्टर जोसेफ वॉज कोवटस डैश हिज नेबर्स लैंड। तो यहाँ पर गैस देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, मीनिंग से लेकर नहीं चलना आपको, ये जो वर्ड पीछे दिया गया है इसके साथ चलना है, क्योंकि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन है गैस। यहाँ पे कोवटस बोलते हैं गैस लालची को। तो मिस्टर जोसेफ जो है वो लालची हैं अपने पड़ोसी की जमीन के, इनको देख कर जी करता है हमें मिल जाए। तो कोवटस ऑफ ऑफ मतलब गैस का की के संबंध में लगाया करते हैं इसका मीनिंग। आई वॉज टच्ड पिटी व्हेन आई हर्ड दैट ही हैड डाइड। तो गैस यहाँ पर आपको बताना है कि क्या मीनिंग इसका बन सकता है।
टच मतलब होता है गैस, यहाँ पर टच माने छूना तो होता ही है, लेकिन अगर आप टच्ड हो रहे हैं यानी कि भावुक हो रहे हैं, मतलब आई वॉज टच्ड डैश पिटी, ऑफ पिटी, टू पिटी, विद पिटी, इन पिटी। तो गैस आई वॉज टच्ड विद पिटी व्हेन आई हर्ड, तो गैस मैं भावुक हो गया जब मैंने सुना कि ही हैड डाइड, वो मर चुका है। क्वेश्चन नंबर 80 करेक्ट, द टीचर इज वेरी पॉपुलर डैश हिज स्टूडेंट, ऑफ हिज स्टूडेंट, टू हिज स्टूडेंट, विद हिज स्टूडेंट, इन हिज स्टूडेंट। तो गैस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विद हिज स्टूडेंट्स। तो अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है बड़ी पॉपुलर यानी कि बड़ी फेमस है अपने स्टूडेंट्स के बीच में। गेट समवंस गोट मीट, तो गैस ये आपका एक ईडियम है, गेट समवंस गोट, इतना सही है। तो इसी का आपको बताना है मीनिंग, ये एक ईडियम आपका मुहावरा है, तो किसी को परेशान करना, बहुत ज़्यादा तंग करना। तो टू इरिटेट समवन, पहला ही ऑप्शन आपका मुझे लग रहा है सही होगा। टू स्काउट द वाइल्डनेस, टू फाइंड एडवेंचर, टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, टू इरिटेट समवन, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ही करेक्ट। क्लाइंब ऑन द ग्रेवी ट्रेन्स मीन्स, 82 भी गैस आपका एक ईडियम है। तो गैस यहाँ पे क्लाइंब ऑन द ग्रेवी ट्रेन का मतलब है गैस बहुत आसानी से सफलता पा लेना, अ डेंजरस जर्नी इन वंस लाइफ, अ सोरफुल डे इन वंस लाइफ, एन इंपॉर्टेंट जर्नी, ऑब्टेन एक्सेस टू एन इजी सोर्स ऑफ फाइनेंशियल गेन। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। अ स्लैप इन द फेस मीन्स, यानी कि आपका एक इडियम ही है, आपको बताने से क्या मतलब होगा, यानी कि ऐसी चीज प्राप्त होना जिसकी आपने उम्मीद ना की हो। टू हाइड समथिंग, टू बीट समवन, टू हैव अ सीक्रेट प्लान, एंड अनएक्सपेक्टेड रिजेक्शन। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ये देखिए ये बहुत कॉमन सा आइडियम है, कई बार आपने देखा होगा, तुरंत किसी चीज का प्रतिक्रिया देना, टू एक्ट एट वंस, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला है टू स्पीक वंस माइंड, टू स्पीक वंस माइंड मतलब किसी के विचारों को या अपने विचारों को, मतलब अपने मन की बात को सामने रखना, अपने मन की बात को सामने रखना। टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, टू थिंक अलाउड, टू टॉक अबाउट वंस आइडियाज, टू एक्सप्रेस वंस थॉट। ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज, पता नहीं यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। That hath been cooled a long age in the deep dark earth, testing of flora and the country green dance and provincial song and sunburnt myths. The above description is an example of, ये जो ऊपर इतनी सारी लाइन उसने लिखी हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? तो गैस ये आपका एग्जाम्पल है पैरानोमेसिया, साइनोस्थेसिया, एफेरेसिस या फिर सिनेडोक। तो गैस इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी। एक तरह से फिगर ऑफ स्पीच है गैस आपके ये। चलिए गैस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेजिस्ट, इनमें से कौन इमेजिस्ट नहीं है? तो गैस इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू बी येट्स। तो डब्ल्यू येट्स इसका आंसर हो जाएगा गैस। द टर्म पोएटिक जस्टिस to designate the idea that the good are rewarded and the evil punished was devised by। तो पोएटिक जस्टिस एक आइडिया है जिसका मतलब है कि अच्छी चीज़ों को अवार्ड दिया जाएगा और बुरी चीज़ों को दंडित किया जाएगा। तो ये डिवाइस किया गया था अरिस्टो के द्वारा, जॉन डायडन के द्वारा, थॉमस रेमर के द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा थॉमस रेमर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ फीमेल क्रॉस ड्रेसिंग विद द डिस्कंसर्टिंग nonsense of by actor dressing as a boy while playing the role of a woman in the dramatic world of Shakespeare occurs in। तो कैसे ये जो कपिल शर्मा आज कर रहे हैं ये उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए विलियम शेक्सपियर ने काम कितनी पहले कर लिया है, द ट्रू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। After independence, although English was not an Indian language, it was accorded the status of an dash। तो आज़ादी के बाद में जो है, क्योंकि इंग्लिश एक इंडियन लैंग्वेज नहीं थी, तो इसको एक एकॉर्डेड स्टेटस माना जाता था एडिशनल लैंग्वेज का, एंसिलरी लैंग्वेज, एसोसिएट लैंग्वेज या एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। सो गैस ये जो थी उस समय पर हमारी
ये थी आपकी एसोसिएट लैंग्वेज। तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। और इसके बाद गैस 91 से 125 तक का हम लोग करेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में, और ये 4 पार्ट में आपका सेट हो जाएगा पूरा। ओके गैस, सो फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। सो हेलो दोस्तों, यहाँ टीजीटी का हम लोग प्रैक्टिस सेट आपको सोल्व करा रहे थे, और उसका मैं अभी तक आपको 3 पार्ट में 90 क्वेश्चन तक सोल्व करा चुका था। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से आगे की, और आज इस सेट का अंत भी होगा आपका। 125 क्वेश्चंस हैं, पूरा क्वेश्चंस पेपर आपका यहाँ पे आज हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सेट पेपर पर, और वो कनेक्टिविटी के साथ में हम लोग आपको यहाँ पर नहीं दे पाए सेट, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप लोग जुड़ रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं, क्योंकि आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे दोस्तों यहाँ पे। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। 91 यहाँ पर कह रहा है कि एंटी फाउंडेशनलिज्म होल्ड्स दैट every theory poses different questions, and therefore what counts as fact and truth differs in every case. All truth claims can be judged true or false, usually against empirical facts. अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, 2 ऑप्शन हमारे अगले पेज पर हैं। क्या इनमें से कोई एक सही लग रहा है? देखिए, मुझे जो डाउट है अभी पहले वाले पे डाउट हो रहा है। एवरी थ्योरी पॉसेस डिफरेंट क्वेश्चंस एंड देयरफॉर व्हाट काउंट्स एज फैक्ट एंड ट्रूथ डिफर्स इन एवरी केस। उसके बाद में यहाँ पर कैजुअल स्टेटमेंट जी नहीं, ट्रूथ इज द फाउंडेशन ऑफ, बिल्कुल नहीं बच्चों, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ही पूरी तरह से करेक्ट। कह रहा है कि द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ, द अबव इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये एग्जाम्पल किसका है? तो कैसे एग्जाम्पल है प्लस का, PLOCE। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ए करेक्ट। कह रहा है कि इन द ओपनिंग बुक ऑफ द प्रील्यूड, प्रील्यूड जो ओपनिंग बुक है इनकी, प्रील्यूड की, वर्ड्सवर्थ मेंशन फेमसली दैट ही वॉज फोस्टर्ड अलाइक बाय डैश एंड डैश, पिक आउट द राइट पेयर, नेचर, इमेजिनेशन, फियर, ब्यूटी। अब यहाँ पर 2 वर्ड यहाँ पर आए हैं आपके इसके अंदर, एक यहाँ और एक यहाँ। तो कौन कौन से वर्ड्स आपके इंक्लूड हो सकते हैं, यहाँ पर शामिल हो सकते हैं बच्चों? तो गैस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्ड्सवर्थ मेंशन फेमसली दैट ही वॉज फोस्टर्ड अलाइक बाय ब्यूटी एंड फियर, ब्यूटी एंड फियर। तो गैस आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी एंड बी। द बार्ड, द आयरन लेडी, द किंग, द अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किस चीज़ के एग्जाम्पल्स है बच्चों? सभी के सभी। द बार्ड, द आयरन लेडी, द किंग, किस चीज़ के एग्जाम्पल है गैस यहाँ पे आपके सभी ये? तो गैस सभी एग्जाम्पल्स आपके एंटोमोनिज्मिया, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। माई हार्ट इज एट योर फेस्टिवल, द अबव लाइन्स हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम। तो गैस ये लाइनें किसने कही हैं यहाँ पर, ये पूछना चाह रहा है गैस। तो गैस टिंटन अबे से हैं। ओड एंड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, या फिर लूसी गिरे से। तो गैस ये जो लाइन आपकी ली गई हैं, ये ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। AC ब्रैडलिस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वॉज पब्लिश्ड इन। AC ब्रैडलिस शेक्सपियर की ट्रेजेडी पब्लिश की कब हुई? तो बच्चों ये पब्लिश आपकी, तो गैस ये जो आपकी पब्लिश हुई है 1904 में हुई है पब्लिश। अ पोएम दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ मोमेंट इन अ सिंपल इमेज इज। कौन सी पोएम जो कि मतलब एक ऐसी पोएम जो कि सिंपल एसेंस को कैप्चर करती है? लिरिक, बैलेड, ओड या हाइकू। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा हाइकू, डी करेक्ट। When one says that someone is no more and that someone has breathed his or her last, the speaker is resorting to। तो गैस यहाँ पर क्या कह रहा है कि someone is no more, यानी कि किसी बात को जो है डायरेक्ट ना कह करके इनडायरेक्ट वे में कहना। मान लीजिए आप किसी को कहने लगे कि वो तो मर गया, तो थोड़ा सा ज़्यादा झटका लगता है, कहेंगे वो अब दुनिया में नहीं रहा, या वो हमें छोड़ कर चला गया, वो हम लोगों के बीच नहीं रहा, भगवान ने उसे जल्दी बुला लिया। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं सेंटेंस को चेंज करने के। तो गैस यहाँ पर यही फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं ये वो पूछ रहा है बच्चों, जो अंग्रेजी में है। तो गैस इसे बोलते हैं यूफेज्म। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी पूरी तरह से करेक्ट। व्हाट डज द टर्म एपिस्ट्रीम सिग्निफाई? तो ये
मतलब इसका क्या मीनिंग है समझ लीजिए एक तरह से आप लोग। तो नॉलेज, फाइंड आउट द एरर इफ एनी, आपको बताने है कि यहाँ पे कोई एरर है क्या। इट इज़ अ पिटी दैट अ सन born फ्रॉम वेरी गुड पेरेंट्स शुड लिव अ लाइफ ऑफ माइजरी एंड डिप्रिवेशन ऑफ द रस्ट। थोड़ा आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में आपके एरर है। तो गैस एरर ढूंढने के लिए आपको ग्रामर पोर्शन का चेक करना होगा पूरा पूरा, क्या क्या करते हैं गैस। सो इट इज़ अ पिटी, इट के साथ इज आया करता है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट अ सन born फ्रॉम वेरी गुड पेरेंट्स, born with यस गैस, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका born with, यस। सो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी पार्ट में एरर हो जाएगी। I would have asked him to leave our house immediately if my father would not have been at home and awake. So guys, सिंपल सा फंडा ये है कि किसी भी सेंटेंस में आप एक साथ दो मॉडल वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक ही सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर आप एक ही सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको रॉन्ग माना जाता है। अब यहाँ पर अगर मॉडल वर्ब को चेक करना भी है और सही करना भी है तो क्या प्रोसीजर है गाइस इसका। तो गाइस मैंने आपको बताया हुआ है, 11 वर्ड्स में बता रहा हूँ, आपको सुन लीजिएगा, उनको लिख लीजिएगा। इफ़, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर। अगर कभी भी डबल मॉडल वर्ब सेंटेंस में हो तो इनके बाद वाली मॉडल वर्ब आपको हमेशा हटानी है, यानी कि इनके बाद वाली मॉडल वर्ब आपकी नहीं आएगी एग्जाम में। तो गाइस यहाँ गलती आपको हो जाएगी सी पार्ट में। Mala's two brothers, Rupesh and Bhupat, are very intelligent and hardworking, but I am sure I like the latter most. कह रहे हैं कि मालास के जो दो भाई हैं रुपेश और भूपत, दोनों इंटेलिजेंट हैं एंड हार्ड वर्किंग है, बट आई एम श्योर आई लाइक द लेटर मोस्ट, यानी कि मुझे जो है बाद वाला पसंद है। गैस ये बड़ा प्यारा वर्ड है लेटर और फॉर्मर। लेटर मतलब बाद वाला, फॉर्मर मतलब पहले वाला। एक होता है लेटर LATER, एक LETTER, एक LATTER। तो कैसे ये आपकी तीन आपके हैं ये। सो कैसे दो लोगों में बाद वाले के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं लेटर का और पहले वाले के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर्मर का। अगर मान लीजिए बात दो लोगों की हो रही है, जैसे मैं कहने लगूँ कि राम एंड श्याम आर टू बॉयज, द फॉर्मर इज इंटेलिजेंट एंड द लेटर इज, तो यहाँ पे बच्चों फॉर्मर मतलब पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला। तो इस तरह से प्रोसीजर चलता है बच्चों यहाँ पे, तो ये ध्यान देना होगा बहुत आपको ज़रूरी, ये ध्यान रखें आप लोग। सो गेस यहाँ फिलहाल जो एरर है वो है मोस्ट को लेकर के, क्योंकि बात जब दो लोगों की हो तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम लोग नहीं किया करते हैं, तो डी पार्ट में एरर हो जाएगी। Lexis refers to form having meaning or grammatically function. All words, the history of words, study of select words forms the selection of words. तो guys लेक्सिक एक आपका लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका अगर बात करें मीनिंग की तो guys यहाँ पर स्टडी ऑफ सेलेक्ट वर्ड्स फॉर्म्स, यानी कि नॉर्मली आपने सुना भी होगा लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर मतलब जो डिक्शनरीज वगैरह को लिखता हो, यानी कि वर्ड्स को सही फॉर्मेशन में सजाता हो। तो वर्ड की सही फॉर्मेशन यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। द सिस्टम ऑफ सोशल रूल्स दैट आ स्पीकर नोज अबाउट लैंग्वेज एंड यूजेस इट इज कॉल्ड। एक सिस्टम सोशल रूल्स का जिससे कोई स्पीकर जो है जान पाता है उसकी लैंग्वेज के रूल्स और यूजेस को, ग्रामर, ऑर्थोग्राफी, मॉर्फोग्राफी या प्रैग्मेटिक्स। तो गैस इसको जो बोलते हैं गैस बोलते हैं प्रैग्मेटिक्स, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा सही। टेंशंस बिटवीन अस हैज ईज्ड अ लिटिल, ईज्ड ऑफ, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन है बच्चों आपका ये। और यहाँ इसके साथ जो फिक्स फ्रेजल वर्ब आएगी वो आएगी आपकी अप, यानी कि ईज्ड अप। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ेंगे जहाँ पे क्या कह रहा है। आफ्टर द नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट इंग्लैंड बिकेम अ 3 लैंग्वेज नेशन फॉर एटलीस्ट 2 centuries, द 3 लैंग्वेज वर्ड। तो कैसे इंग्लैंड जो है 3 लैंग्वेज को जीतने वाला देश बन गया था। तो वो 3 लैंग्वेज कौन सी थी? इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, लैटिन, जर्मन। तो कैसे वो 3 लैंग्वेज थी आपकी यहाँ पर
English, French and Latin. Which of these plays by Shakespeare does not use cross dressing as a device? So guys, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जूलियस सीजर. Everything that man esteems endures a moment or a day. Love's pleasures drives his love away. In the above quotes, the last line is an example of. Last line किस चीज़ का एग्जाम्पल है यहाँ पे? एल्यूजन्स का, प्लोनिज्म का, पैराडॉक्स का या जोगमा का? तो गैस लास्ट लाइन जो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा पैराडॉक्स का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट. William Wordsworth's statement of purpose in publishing the lyrical ballads carries the following phrase. Complete the phrase correctly. To choose incident from common life and to relate or describe them throughout as far as possible in a selection of language really used by man, in a relation to language really used by man, in a selection of language really used by common man. तो बच्चों यहाँ बताना आपको क्या प्रॉपर इसका मीनिंग होगा. अगर हम लोग मैच कर दे तो गैस इसका आंसर आपका ए ही होगा. ए लाइन यहाँ पर आपकी मैच हो जाएगी पूरी, तब जाकर ये लाइन मीनिंगफुल बन जाएगी आपकी. द फ्रेज लीव्स डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो गैस लीव्स डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फालेसी. विच रोमांटिक पोएट कॉइन्ड द फेमस फ्रेज स्पोर्ट ऑफ टाइम. किस रोमांटिक पोएम ने ये एक फेमस फ्रेज को कॉइन किया? तो कैस ये थे आपके विलियम वर्ड्सवर्थ. इन्हीं को कहा जाता है बच्चों रोमांटिक पोएट. हु वॉज द लास्ट ऑफ द क्रिश्चियन ह्यूमैनिटीज. तो क्रिश्चियन ह्यूमैनिटीज में कौन सबसे लास्ट था? ओलिवर क्रॉमवेल, जॉन मिल्टन, जॉन बनियन, रिचर्ड क्रश. तो गैस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट जॉन मिल्टन. आपको बतानी है इसमें एरर क्या है बच्चों, फिर से क्वेश्चन में. द टीचर रिव्यूड एंड करेक्टेड द आंसर इन अ सिस्टम आर्टिकल वे. अच्छा सिस्टमेटिकल वे पूरा बच्चों ये है, ये सही नहीं छप पाया है तो मैं सही से पढ़ नहीं पाया इसको. तो गैस द टीचर रिव्यूड एंड करेक्टेड द आंसर इन अ सिस्टमेटिकली बस इसे ऐसे रहने दीजिए. इन अ सिस्टमेटिकल वे ये गलत होगा, या फिर इन अ सिस्टमेटिक वे, या तो आप यहाँ से इसको एडजेक्टिव पर खत्म कीजिए, इसका से ए हटा दीजिए इन अ सिस्टमेटिक वे, या इन अ सिस्टमेटिकली ऐसे कीजिएगा. यानी कि सी पार्ट में आपके कुल मिला के एरर है. द डॉक्टर वॉज अकम्पेन्ड. गाइस अकम्पेन्ड के साथ में हमेशा आपका बाय आया करता है, तो इसके बी पार्ट में आपके हो जाएगी एरर अकम्पेन्ड बाय. यस गाइस द कोटेशंस व्हेन अ मैन the quotation when a man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts without irritable reaching after fact and reason is the definitions of negative capability, secondary imagination, criticism of life, disassociations of sensibility. तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर ए करेक्ट नेगेटिव कैपेबिलिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोस राइटर डू नॉट बिलोंग टू द रोमांटिक पीरियड. इनमें से कौन सा प्रोस राइटर जो है रोमांटिक पीरियड से बिलोंग नहीं करता था? पीकॉक, डी क्विंसी, हैजलिट या गिबन. तो गैस यहाँ जो आपके राइटर हैं वो है गिबन, जो कि रोमांटिक पीरियड से बिलोंग नहीं करते हैं. स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड इपोड फॉर्म अ 3-part स्ट्रक्चर इन क्लासिकल ओड, ग्रीक कोरस, अ मेडिवल बैलेड, अ पेट्रचन सोनेट. तो गैस ये पार्ट स्ट्रक्चर है तीनों के तीनों आपके क्लासिक कोड के. द टर्म अमेरिकन रेनेसा वॉज फर्स्ट यूज बाय. अमेरिकन रेनेसा सबसे पहले किसके द्वारा यूज़ किया गया था? तो सबसे पहले अमेरिकन रेनेसा RWB लेविस जी नहीं, तो खैर गलत हो जाएगा. लियो मार्क्स यहाँ बच्चों, हाँ FO मैथनीसन. सो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट. Internal rhyme is the basic rhyming structure of a poem. The rhyming of 2 words in alternative lines, rhyming of 2 or more words in the same lines of poetry. All the lines of a poem ending with the same line pattern. So guys आपने सुना होगा rhyme, इसमें क्या होता है बच्चों कि rhyming बन जाती है 2 words की. तो rhyming of 2 or more words in the same line of poetry, यानी कि सी आंसर हो जाएगा करेक्ट. द मैकाबर
एलिमेंट इन ड्रामा वॉज इंट्रोड्यूस बाय, सबसे पहले किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इसको जॉन वेबस्टर ने। फैंसी डील्स विद फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज, इमेजिनेशंस एंड रीजंस, जजमेंट एंड मेमोरी, स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। सो गैस ये आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, इमेजिनेशन एंड रीजन। आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डेब्यू एज अ लंडन प्ले राइट ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज एन अपसेट क्रो बाय, तो किसको इसको डिस्क्राइब किया गया था, यानी कि लोगों ने इनको अपसेट क्रो कहा, तो किसके द्वारा कहा गया था? रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज, क्रिस्टोफर मार्लोव या जॉन लाइले। तो गैस इनको कहा था रॉबर्ट ग्रीन ने। एनागोनोरिस इज अ टर्म यूज्ड बाय अरस्तु फॉर डिस्क्राइबिंग, किसको डिस्क्राइब करने के लिए कहा था? द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटोगोनिस्ट, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। गायनोक्रिटिज्म फोकसेस ऑन, बच्चों गायनो का मतलब होता है लेडीज से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, तो ये महिलाओं पर ही डिपेंड करेगा क्वेश्चन आपका मीनिंग, तो वुमा एज अ राइटर। चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर लास्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द ब्लूम्सबरी ग्रुप, तो कौन इनमें से ब्लूम्सबरी ग्रुप से बिलोंग करता था? वर्जीनिया वुल्फ। यस गैस, सो ये था आपका सेट नंबर 1 कंप्लीट, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। ऐसे ही और सेट्स के लिए इस बुक के सभी सेट हम लोग सोल्व कराएंगे आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।